नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखेंगे पार्ट नंबर 2 में साक्षरता। साक्षरता का अंक प्रगति का सूचक माना जाता है। वह मानव विकास एवं जीवन की गुणवत्ता का सूचकांक भी है। साक्षरता का नीचा प्रमाण सामाजिक एवं वैज्ञानिक प्रगति में अवरोधक है। लोकतंत्र में साक्षरता निर्णायक परिबल है। भारत की साक्षरता 74.04 है। यह आंकड़ा 1901 की तुलना में 14 गुना बढ़ा है। वर्तमान में पुरुषों की साक्षरता 82.14 है एवं स्त्रियों की साक्षरता 65.46 है। पिछले 60 वर्षों में पुरुषों की तुलना में स्त्री में साक्षरता दर में काफ़ी वृद्धि हुई है। साक्षरता का अंक देश में शहरी ग्रामीण क्षेत्रों अलग अलग सामाजिक एवं धार्मिक समूहों में अलग अलग देखने को मिलता है। साक्षरता के प्रमाण में केरल 94% सबसे अधिक एवं बिहार 61.8 सबसे कम साक्षरता वाला प्रदेश है। 2011 की जनगणना के समय की स्थिति देश के 16 राज्यों एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता का प्रमाण राष्ट्रीय औसत से अधिक था। जैसे यहाँ पे देखिए, आप चार्ट में दिया हुआ है साक्षरता की मात्रा की तुलना। विश्व में 80.2 है, पुरुष 88.6 है और कुल 84.3% है। जबकि भारत में स्त्री 74.04 है, पुरुष 82.14 है और कुल जो एवरेज है हमारा साक्षरता का भारत में वो है 65.46। ये यूनेस्को के इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स सितंबर 2014 की गणना के अनुसार है। अब देखिए यहाँ पे आयु वर्ग, भारत में जो आयु वर्ग है वो किस तरीके से काउंट होता है, किस तरीके से गिना जाता है, उसके बारे में हम देखते हैं। आयु वर्ग के अध्ययन में देश की उपलब्ध श्रम शक्ति एवं औसत आयु का पता चलता है। आयु वर्ग के आधार पर जनसंख्या को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है किशोर वर्ग, जो कि 15 वर्ष से कम आयु के होते हैं। दूसरा है युवा वर्ग, जो कि 15 से 59 वर्ष की आयु के होते हैं। और तीसरा है प्रौढ़, जो कि 60 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के आयु के लोग होते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 29.7 जनसंख्या किशोर वर्ग में आती थी, युवा वर्ग का 64.8 एवं प्रौढ़ वर्ग का 5.5 है। 2011 के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो किशोर वर्ग का प्रतिशत पहले की तुलना में नीचे गया है, जबकि बाकी के 2 वर्गों में वृद्धि हुई है। यह जन्म दर में कमी एवं औसत आयु बढ़ने की निशानी है। मतलब कि जन्म दर में कमी हुई है एवं औसत आयु बढ़ी है। शहरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में किशोर वर्ग एवं प्रौढ़ वर्ग की जनसंख्या का प्रमाण अधिक देखने को मिलता है। मतलब कि शहरों में किशोर वर्ग और प्रौढ़ वर्ग का प्रमाण ज़्यादा देखने को मिलता है। जिन देशों में नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा है उन देशों में प्रौढ़ जनसंख्या का प्रमाण अधिक होता है। मतलब जिन देशों में नागरिक का जीवन स्तर अच्छा होगा तो उनकी आयु भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, वो लंबे समय तक जीवन जिएंगे। अगला है व्यावसायिक ढांचा। भारत में व्यावसायिक ढांचे का अवलोकन करने पर हमें उसके आर्थिक पिछड़ेपन का ख्याल आता है। कृषि क्षेत्र में से रोजगार प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या 54.6 है। देश की श्रम शक्ति में स्त्रियों की भागीदारी मात्र 23.3 है। उसमें से लगभग 65% से अधिक स्त्रियां खेती में जुड़ी हैं। स्त्रियों का झुकाव प्राथमिक क्षेत्रीय प्रवृत्तियों में अधिक देखने को मिलता है। 2011 के आंकड़े के अनुसार देश में गैर खेती क्षेत्रों में रोजगारी में प्रगति वृद्धि की निशानी है। भारत में व्यावसायिक ढांचे जैसे कि खेती, खेत मजदूर, गृह उद्योग एवं अन्य व्यावसायिक लोग जुड़े हैं। खेती में से रोजगारी का घटता हुआ प्रमाण खेती का यांत्रिकीकरण एवं अन्य क्षेत्रों में हो रहे विकास को दर्शाया जाता है। मतलब कि आज के समय में आप देखते हो कि कृषि में काफ़ी यांत्रिकीकरण हो गया है। पहले भारत की लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित थी, आज वो रोजगार के लिए शहरों की तरफ भाग रही है, क्योंकि गाँवों में यांत्रिकीकरण हो जाने से जो मजदूर थे वो लोगों की संख्या घटी है और रोजगार के अवसर कम होने लगे हैं। जनसंख्या का जातिगत वंशीय ढांचा। भारत एक उपमहाद्वीप की विशालता वाला देश है। उसमें समय समय पर अनेक मानव प्रजातियां आकर बसी हैं। पाषाण युग से ही विविध प्रजातियों का यहां आगमन एवं अधिवास शुरू हुआ था। इस तथ्य को अधिकांश भाग के विद्वान स्वीकार सकते हैं। विद्वानों के मतानुसार अफ्रीका, भूमध्य सागर क्षेत्र, मध्य एशिया आदि क्षेत्रों में से उनका यहाँ आगमन हुआ है। इस पर भी कुछ नृवंश शास्त्रियों ने कुछ जातियों का
उद्भव स्थान भारत ही माना है। हिमालय के शिवालिक क्षेत्र में से प्राप्त आदिवासी के जीवाश्मी या जीवाशेष इस बात को सिद्ध करते हैं, मतलब कि कुछ लोग मानते हैं कि जो निस्वंशवासी जाति हैं उनका उद्भव भारत से ही हुआ है। भारतीय नृवंशवादी B.F. गुहा के मतानुसार भारत में 6 प्रजातियां हैं। पहला इंडो आर्यन, दूसरा इंडो द्रविडियन, तीसरा आर्य द्रविडियन, चौथा मंगोली द्रविडियन, पांचवा मंगोलोइड, छठा द्रविडियन। तो इस प्रकार की जातियां भारत में देखने को मिलती हैं। अगला है भारतीय भाषा की ढांचा। भारत भाषा का राष्ट्र एवं राष्ट्रीयता के साथ गहरा एवं भावात्मक संबंध है। 1961 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार 1652 भाषाएं मातृभाषा के रूप में अंकित थी, जिसमें से 23 भाषाएं मुख्यतः बोली जाती है। अंग्रेजी के अतिरिक्त 22 भाषाएं राज्य मान्य भाषाओं की सूची में शामिल है। अगर मुख्य भाषा कहा जाए इंग्लिश को लेकर तो 23 भाषाएं हैं और इंग्लिश को छोड़ के कहा जाए तो 22 भाषाएं सूची में शामिल है। भारत में हिंदी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है एवं गुजराती बोलने वाले लोगों की प्रतिशत है 4.48 के साथ देश के 7वें स्थान पर है। 2001 के अनुसार भारत में बोले जाने वाली विविध भाषाएं हमें एकता का संदेश देती है, क्योंकि भारत में 22-23 भाषाएं बोली जाती है, तो इतनी भाषा होने के बाद भी हम एक साथ रहते हैं, एकजुट रहते हैं, तो ये एकता का बहुत बड़ा संदेश है। विश्व में बोले जाने वाली मुख्य भाषाओं में चाइनीज़ मैंडोरिस प्रथम एवं उसके बाद दूसरे स्थान पर अंग्रेजी आती है। स्पेनिश एवं अरबी क्रमशः तीसरे एवं चौथे स्थान पर है। भारतीय भाषा में हिंदी एवं बंगाली क्रमशः 5वें एवं 6ठे स्थान पर है। अगर पूछा जाए कि हिंदी का स्थान और बंगाली का स्थान के बाद 5वें या 6ठे स्थान पर कौन है, 5वें और 6ठे स्थान पर बोले जाने वाली भाषा कौन कौन सी है, तो वो है हिंदी और बंगाली। अगला है धार्मिक ढांचा। धर्म या मानव जनसंख्या की महत्वपूर्ण लाक्षणिकता है। धार्मिक आस्था का संपूर्ण मानव जीवन पर गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। भारत भूमि हिंदू, बौद्ध, जैन एवं सिख धर्म की जन्मदात्री है। इसमें जरथोस्ती एवं यहूदी धर्म पालने वाले अत्यंत कम संख्या में हैं। नीचे दिए गए कोष्ठक से पता चल जाएगा कि भारत में कौन कौन से धर्म और समुदाय के लोग कितने प्रमाण में हैं। तो हिंदू भारत और गुजरात का दिया हुआ, हिंदू भारत में है 79.80, गुजरात में है 88.57, इस्लाम 14.23 और गुजरात में 9.67, ईसाई है 2.30 और गुजरात में 0.52, सिख है 1.72 और गुजरात में 0.10, बौद्ध हैं 0.70 और गुजरात में 0.05, जैन है 0.37 और गुजरात में है 0.96, अन्य है 0.66 और गुजरात में है 0.03। तो इस तरीके से 2011 की जनगणना के अनुसार इतने प्रमाण में अलग अलग धर्म के लोग भारत में निवास करते हैं। अगला है मानव विकास। मानव विकास शब्द आपने कई बार सुना होगा, परंतु इसमें किन किन वित्तों का समावेश होता है, इसकी वास्तविक विभावना क्या है, इसके बारे में हम और अधिक जानकारी प्राप्त करें। मानव विकास का मुख्य उद्देश्य जीवन स्तर को उत्कृष्ट बनाना या ऊंचाई पर ले जाना है। जीवन की गुणवत्ता को ऊंचे ले जाने के लिए आहार, वस्त्र एवं निवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को योग्य रूप से पूर्ण करना आवश्यक है। उसके बाद में स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन आदि सेवाओं का क्रम आता है। विश्व के विविध देशों के लोगों के जीवन स्तर को देखेंगे तो उसमें हमें अत्यधिक असमानता दिखेगी। एक ही देश में भी अलग अलग वर्गों के लोगों को जीवन शैली या जीवन स्तर में व्यापक अंतर देखने को मिलता है। ये क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि किसी की रोज़गार ज़्यादा है, किसी की इनकम ज़्यादा है, किसी का इनकम कम है। तो इस तरीके से जीवन स्तर, जीवन शैली में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। पहले आर्थिक विकास को ही मानव विकास मान लिया जाता था। विकास की इस विभावना में आधुनिकीकरण, सुविधा एवं समृद्धि को ही गणना में लिया जाता था। इस प्रकार से हुए विकास के साथ सामाजिक भेदभाव या प्रादेशिक असमानता जैसे दूसरों ने जन्म लिया है। दूसरे शब्दों में कहें तो विकास ने एक तरफ लोगों की प्रगति प्रदान की तो अनेक लोगों की उपेक्षा के चंगुल में ढकेल दिया।
मात्र आय बढ़ने से ही मानव विकास नहीं होता, बल्कि उस आय का अयार्थ उपयोग करने की चेष्टा भी बढ़नी चाहिए। विकास के स्तर का मापन करने के लिए जीवन में आए हुए गुणात्मक सुधार को ध्यान में रखा जाता है। मानव विकास के लिए समानता, स्थिरता, उत्पादकता एवं सशक्तिकरण के 4 तथ्य आधार स्वरूप है। उसमें व्यक्ति को उसकी बुद्धि, शक्ति, अनुभव एवं क्षमता के अनुसार विकास के अवसर, तंदुरुस्त एवं निरोगी लंबा जीवन, शिक्षा हेतु सुलभ अवसर, सामाजिक एवं राजकीय अधिकारों की उपलब्धि आदि का समावेश होता है। इस प्रकार मानव विकास अर्थात मानव की विकास आकांक्षाओं का एवं जरूरी हो ऐसी जीवन निर्वाह की सुविधाओं का विस्तार करने की प्रक्रिया। मतलब मानव को जो जरूरी हो उसकी आकांक्षा और उसके जीवन निर्वाह की सुविधाएं, उसका विस्तार बढ़ाने की प्रक्रिया, जो कि आप अगले चैप्टर में विस्तार पूर्वक देखोगे। अगला है मानव विकास का मापन। मानव विकास की संकल्पना एवं उसके मापन की प्रविधि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के महत्वपूर्ण योगदान द्वारा विकसित की गई। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। उसके परामर्शन से मानव विकास प्रथम विवरण 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP द्वारा प्रकाशित किया गया। ये भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, कई बार फुल फॉर्म पूछा जाता है। यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष प्रकाशित होता है। उसमें अलग अलग देशों में विविध निर्देशकों के आधार पर सूचकांक निश्चित किया जाता है। औसत आयु, शिक्षा प्राप्ति एवं जीवन स्तर, ऐसे 3 निर्देशांक होते हैं। मतलब मानव विकास का जो निर्देशांक है उसके मापन के लिए 3 चीज़ों का समावेश किया जाता है। पहला है अपेक्षित आयु। स्वास्थ्य की दीर्घ आयुष्य के मापन के लिए नवजात शिशु का जन्म के समय अपेक्षित आयु को गणना में लिया जाता है। मतलब कि अपेक्षित आयु जन्म के समय ही बालक की उम्र क्या होगी, कितने वर्ष तक जिएगा, उसका सूचकांक अर्थात अपेक्षित आयु। अगला है शिक्षा का सूचकांक, जिसमें विद्यालयी वर्षों में 25 वर्ष के व्यक्ति द्वारा बिताए वर्षों एवं अपेक्षित विद्यालयी वर्ष में 5 वर्ष का बालक अपने जीवन में कितने वर्ष विद्यालय में व्यतीत करेगा, इन 2 बातों का अध्ययन लिया जाता है। इसके आधार पर संपूर्ण रूप से शिक्षा प्रमाण के गुणात्मक पहलू का मूल्यांकन किया जाता है। मतलब कि विद्यालय में 25 वर्ष पूरा करना रहता है, तो वो विद्यालय में कितना वर्ष व्यतीत करेगा, 5 वर्ष का बालक अपने जीवन में विद्यालय में कितना वर्ष व्यतीत करेगा, उसका मापन किया जाता है। अगला है आय सूचकांक। जीवन निर्वाह के मापन के लिए प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद GDP को आय के साथ प्रस्थापित करके उसकी गणना की जाती है। ऊपर के 3 निर्देशांक के आधार पर गणना करके 0 से 1 के बीच सूचकांक का निर्धारण किया जाता है। अगर पूछा जाए कि सूचकांक का निर्धारण आपके जो अर्थशास्त्र की बुक है उसमें भी ये जीवन सूचकांक दिया हुआ है, तो उसका आधार कितना होता है 0 से 1। वह सूचकांक किसी भी देश के लिए मानव विकास के अधिकतम 1 पूर्णांक तक पहुंचने का अंतर होता है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का टॉपिक देखेंगे। धन्यवाद।